हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। लगातार एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के पेपर 1 की तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो इसी क्रम में दोस्तों आज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं और आपको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन करना है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर एक तरीके से मोटा माटी देखा जाए तो शाह शाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश में से सबसे जो लास्ट में दिखेगा वो आपको अकबर दिखेगा। चूंकि अकबर ही सबसे लास्ट में इसमें दिखाई पड़ रहा है, बाकी आपके पहले के हैं। तो यहाँ से आपका ये सी विकल्प तो एकदम से गलत हो जाएगा। फिर अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो आपका अलाउद्दीन खिलजी, जी हाँ दोस्तों, ये इल्तुतमिश के बाद हुआ है, ये भी एकदम से कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि इसकी लड़की इल्तुतमिश की रजिया सुल्ताना थी, फिर इसके बाद खिलजी वंश आया, तो अलाउद्दीन खिलजी बाद में जाएगा। तो इल्तुतमिश चौथा पहले हो गया, दो विकल्पों में है तो पहला यहाँ से एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सी और डी हट गए। अब आपका यहाँ पर बी बचता है, ए बचता है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो शेर शाह सूरी आएगा लेकिन अकबर के पहले, तो ये आपका दूसरा विकल्प बी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन का बी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन पूछा जा रहा है, कौन से संत? तो देखा जाए दोस्तों तो इसमें जो तुकाराम हैं यही शिवाजी के समकालीन थे। दूसरे का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। कौन? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। चरक संहिता ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो इसको मैंने आपको बता भी दिया है, आचार्य चरक इसके हैं लेखक, और ये चिकित्सा से संबंधित है, मेडिसिन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन लेंगे। 261 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, कलिंग का युद्ध हुआ था और इसी में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन भी हुआ था और इन्होंने जीवन पर्यंत युद्ध ना करने का निर्णय लिया था और अशोक के 13वें शिलालेख में इसका बाकायदा उल्लेख भी मिलता है। ठीक है, तो ये एकदम से सही है। 78 एडी में क्या हुआ था? 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई है, शाश्वत सत्य है। और मुस्लिम युग की जो शुरुआत हुई है वो 622 ईस्वी में हुई है। मक्का से मदीना मोहम्मद साहब गए, ये सब दुनिया की चीज़ें हुई थी। तो ये एडी 622 की बात है। अब 1709 में देखें तो औरंगजेब की मृत्यु, ये एकदम से गलत है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही गलत है। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया है, ये इसमें दादा भाई नौरोजी करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सही है। 1516 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो होम रूल लीग के लिए यहाँ पर स्पेशली एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी का नाम सामने आता है। 7वें का ए सही हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन आपको बताना है, ब्रह्म समाज। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। तो एज इफ स्टूडेंट के तरीके में सोचूं तो आर्य समाज का सबसे पहले इजी है, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक समाज ये हैं ज्योतिबा फूले, और फिर रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय। तो 8वें का दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। ए का तीसरा, ब्रह्म समाज का कौन?
राजा राम मोहन राय। बी का पहला रामकृष्ण मिशन के स्वामी विवेकानंद। सी का दूसरा आर्य समाज दयानंद सरस्वती। और सत्य शोधक समाज ये ज्योतिबा फूले। ठीक है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये दिया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। बिल्कुल गलत है। सुभाष चंद्र बोस को लोग फट से कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दोस्तों दिया है? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिया है सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, 10वां क्वेश्चन ले दोस्तों, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसको दिया गया था? तो दोस्तों ये प्रस्ताव दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जो सलाल पनबिजली परियोजना है दोस्तों, न झेलम पर है, न रावी में, न ब्यास में, ये है चिनाब नदी में। कौन सी नदी? चिनाब नदी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 11वां। अब दोस्तों 12वां क्वेश्चन लेने वाले हैं यहाँ पर, और यह क्वेश्चन है बसंत विषुव होता है। तो बसंत विषुव होता है दोस्तों 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का खेतड़ी आपने पहले ही पहचान लिया होगा, ये तांबा उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, खेतड़ी प्रोजेक्ट की अगर बात करेगा तो ये कॉपर के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। दोस्तों फटाफट बताइए, काजीरंगा एक सींग वाला गैंडा मैंने कितनी बार नहीं बताया, ये कहाँ पे है? असम में है। 14वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 15वां क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो 15वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र ये दोनों हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं, बाकी ये कावेरी और गोदावरी इससे रिलेटेड नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बैंक दर का क्या अर्थ होता है? साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी ही है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक बैंक जो ब्याज दर है वही बैंक दर होती है। बैंक रेट मीन्स क्या है होता है? ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन का पर क्या असर पड़ेगा? इफ इंग्लिश वर्जन देखते हैं, इफ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो व्हाट विल हैपन टू द क्रेडिट क्रिएशन? तो दोस्तों क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आरबीआई अगर कैश रिजर्व रेशियो को घटा देगा तो जो क्रेडिट क्रिएशन है वो बढ़ जाएगा। 18वां है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो दोस्तों प्रश्न की भाषा ही आपको बताती है कि ये कैपिटलिस्टिक जो बात है वो हो रही है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, क्योंकि इसमें ही खूब चूसा जाता है और अपना लाभ कमाया जाता है। 18वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और भारत की कौन सी अर्थव्यवस्था है? ये मिश्रित है, ना तो पूंजीवादी है और ना ही समाजवादी है। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो दोस्तों 100 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। और वर्तमान समय में आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां,
दोस्तों फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका सही आंसर है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। फेमा एक एक्ट है, बिल्कुल याद रखें, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा। ठीक है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता की बात करें तो यह राज्य सूची का विषय है दोस्तों। शिक्षा किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। 22वां प्रश्न लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई थी? मूल अधिकार के अंतर्गत, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। तो 22वें क्वेश्चन का सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो पंचायती राज्य व्यवस्था है वो रखी गई थी। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब दोस्तों यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चन है, बेहद महत्वपूर्ण, कई प्रतियोगी परीक्षाओं का पैटर्न क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट। 100% एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछा जा सकता है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है अनुच्छेद 21A से। ठीक है। अगला है, किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद जो 29 है, आर्टिकल 29, वो अल्पसंख्यकों के हित संरक्षण के लिहाज से है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में दोस्तों धारक वाहक कौन होते हैं? करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर्स। प्रोटॉन कभी भी धारा चालक नहीं होंगे, ना न्यूट्रॉन होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन ही होंगे। जिसने भी फिजिक्स पढ़ी होगी वो बखूबी जानता होगा कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही धारा वाहक होते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति 100% फर्जी विकल्प। निर्वात में ध्वनि द्वारा, ना ध्वनि नहीं, ये प्रकाश द्वारा, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी है वही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग 1 ईयर, यह होती है प्रकाश वर्ष। ब्लीचिंग पाउडर कल ही डिस्कस किया था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, CaOCl2 इसका केमिकल फार्मूला। 18 कैरेट सोने में प्रतिशत कितना होता है? दोस्तों तो 24 कैरेट का सोना होता है वो 100% होता है। तो 24 में 100%, तो 1 में 100/24, तो 18 में कर लीजिए। 6 चौक को 24, 6 त्रिक 18, 4 25 100, 25 तियाँ 75। तो यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा? 75%। कितना हो जाएगा? 75%। तो सोने की शुद्धता कितनी हो जाएगी? 18 कैरेट सोने में 75%। संतरे में बहुतायत क्या पाया जाता है? संतरे में आपका 30 नंबर का प्रश्न है और संतरे में दोस्तों पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन सी संतरे में भी पाया जाता है, आंवले में भी पाया जाता है। और जो ऑरेंज है कंटेन्स अबंडेंस ऑफ विटामिन सी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? लाइट हाउस प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है।
और ऑप्शन है अगरतला, रांची, चेन्नई या पटना। तो 51 नंबर प्रश्न का सही जवाब है पटना। किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? पटना में। अगला है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन। आइडिया वोडाफोन की तो दुकान बंद होने वाली है, हटा ही दीजिए। अब इसमें वही मेरे अंबानी मेरे अडानी, रिलायंस जियो, ये कौन भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? रिलायंस जियो है, इसको टक्कर भारतीय एयरटेल दे रहा है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, रिलायंस जियो। अगला है बोल्ड, यानी कि बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर बोल्ड परियोजना की, तो ये राजस्थान में शुरू हुई है। बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, ये राजस्थान में शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो दोस्तों ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है घाना को। संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? घाना। कोरोना से बहुत क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों एक और धमाकेदार प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? कल्पना चावला, सिरिसी बांदला, रितु कारिधाल या श्रेया बादला। तो 55 नंबर का अभी बहुत ही चर्चा में रहा है सिरिसा बांदला। ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है दोस्तों, 55 नंबर का सही जवाब है सिरिसा बांदला। अगला है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। योगेश्वर दत्त, सुमित मलिक, पवन कुमार, रविंदर सिंह। तो 56 का सही जवाब है सुमित मलिक। जी हाँ दोस्तों, सुमित मलिक पर डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। क्या है सही जवाब? हिमाचल प्रदेश। तो भारत का ये पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ई कैबिनेट सिस्टम वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडाइस प्लस शुरू किया गया है? तो यूडाइस प्लस दोस्तों ये आपका शिक्षा मंत्रालय, कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए शुरू किया गया है। ठीक है। Which Indian ministry recently launched UDICE Plus for 2019-2020 के लिए शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी है वीवो कैमरा फोन। वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वीवो ने भैया जो चमकता है वही दमकता है, विराट कोहली, अनुष्का भाभी वाले। अनुष्का क्या हैं? ये भारतीय भाभी हैं और युवाओं की भाभी कही जा सकती हैं, और इनके पतिदेव हैं विराट कोहली। इनको क्या है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। दोस्तों क्या सही जवाब होगा? विराट कोहली।
अगला क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब होगा सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेस भारत में किस न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया? सर्वोच्च न्यायालय के लिए। कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? बहुत ही पुराना यानी कि ओल्ड इज गोल्ड वाला क्वेश्चन। तो कुल कितने राज्य हैं? कुल 5 राज्य हैं दोस्तों। कुल कितने राज्य? 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो दोस्तों ये है सान जोस। कौन सी है? सान जोस। अगला क्वेश्चन है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल है, मलयालम है, ग्रेट अंडमानी है या सिंहला है? तो 63 नंबर का सही जवाब है मलयालम। कौन सी है लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा? दोस्तों मलयालम। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 64 नंबर। और इसका सही जवाब वर्तमान समय में 550 है दोस्तों, चूंकि एंग्लो इंडियन कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। तो वर्तमान में संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, पहले 552 हुआ करती थी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये 14 सितंबर आपका आने भी वाला है। और ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, वो भी लगा रहेगा आपका। अगला है सार्क का सदस्य नहीं है, 66 नंबर। नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा म्यांमार। सार्क का सदस्य देश कौन सा नहीं है? म्यांमार नहीं है। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? तो ये दोस्तों बहुत हलवा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है औरंगाबाद। मैंने कई बार बताया है। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है ओणम किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? कौन सा ओणम? ओणम की बात करें दोस्तों तो ये केरल का सांस्कृतिक उत्सव है। कल्चरल फेस्टिवल ऑफ केरला इज ओणम या ओणम। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो 69 नंबर का सही जवाब होगा बुध। कौन सा? बुध। 70 नंबर देखते हैं नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई और कोई नहीं अपने भारतीय थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देख चुके हैं जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित हो सकते थे, उनको हमने डिस्कस कर लिया। हालांकि कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन हैं लेकिन उनके लिए पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो अब वीडियो सेशन काफ़ी लंबा भी हो रहा है तो इसी पर यहीं पर एंड करेंगे दोस्तों। और ये पेपर था आपका यूपी SSSC पेट का और इसके क्वेश्चन बहुत ही मुझको अच्छे लगे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके कुछ एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में भी पूछे जाएंगे। तो इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर देंगे हम टेलीग्राम में, और जिन्होंने पहले से इसको हल कर लिया होगा तो उनका रिवीजन भी हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य किया करें और एक प्यारा सा कमेंट, चाहे आप
कुछ भी कमेंट करें, आपको करना है। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मस्ट है, एक रिक्वेस्ट भी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।